नमस्कार। आज हमारे साथ खास बातचीत कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं एयरफोर्स के सेवानिवृत्त विंग कमांडर पुष्कर विजय द्विवेदी जी। सर का बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी हाल ही में विगत दिवस 2 दिवस पूर्व अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश होता है। तो क्रैश के पीछे का कारण क्या है? संयोग है, हादसा है या कोई तकनीकी समस्या? देखिए, जिस दिन ये एयर क्रैश हुआ था, एयर क्रैश के जो प्रिलिमिनरी वीडियो मेरे पास आए थे, तो वीडियो देख के ही कुछ चीज़ें स्पष्ट थी और मैंने वो ट्वीट भी कर लिया था। मेरे ट्विटर में पड़ा भी हुआ है, सब लोग देख सकते हैं। इसका कारण जो मुझे लगता है वो यही था कि थ्रस्ट कम हो गई, लिफ्ट जनरेट नहीं हो पाई, और जैसा कि ऑनगोइंग लोगों ने बताया, ऑन लुकर्स ने, कि वो साइलेंट हो गया था। इसका मतलब इंजन फेल्योर है। अब बात यह कि ये 2 इंजन का जहाज़ है, प्लस इसमें टोगा फीचर भी होता है, यानी कि अगर एयरक्राफ्ट के विंग को भी अगर कोई डैमेज हो गया है तो एक थ्रॉटल होता है जो कि एक्स्ट्रा पावर देता है उसको। जिस तरह हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में आफ्टर बर्नर होता है, वैसा ही कुछ फीचर है। यानी कि ये जहाज़ गिर नहीं सकता है, कितनी भी विंग्स भी टूटे हो तब भी इंजन पावर दे देगा। लेकिन इसमें इंजन ही बंद हुए हैं और दोनों इंजन फेल्योर हुए हैं। अब इंजन फेल्योर का रीज़न फ्यूल सप्लाई में रोक, ये मुझे सबसे ज़्यादा लगता है, क्योंकि ग्राउंड पे तो जीपीयू वगैरह से स्टार्ट हो गया होगा जहाज़, और उसके बाद फ्यूल सप्लाई में मुझे लगता है कहीं ना कहीं इशू आया है। या दूसरी संभावना ये है कि दोनों इंजन पुराने हैं, इसके कैट बी इंजन होंगे, और पुराने दोनों इंजन में पहला इंजन फेल्योर हुआ, दूसरा इंजन ले नहीं पाया, उसको रिलाइट नहीं कर पाया। और साथ ही साथ 50% चांसेस सेबोटेज के भी हैं, जो मैंने अपने ट्वीट में भी डाला था कि डेलिबरेटली किसी ने इसको किया भी हो सकता है, ऐसे भी चांसेस है। बिकॉज ये जिस तरह से जहाज़ गिरा है, पायलट का कोई कंट्रोल नहीं रहा और टोटल इंजन फेल्योर हुआ, ये संभव नहीं है इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में। भारत सरकार को इस पर जो भी जांच हुई, जो भी चीज़ें चल रही हैं, क्या एक जिम्मेवारी लेनी चाहिए? ये भारत सरकार जिस तरीके से उसका उड्डयन विभाग होता है और विभाग के मंत्री होते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या ये जो कंपनियां हैं इनको लेनी चाहिए जिम्मेवारी? आखिर जिम्मेवारी किसी न किसी की होनी चाहिए। 242 लोगों की जान गई है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि भारतीय एविएशन में एक बड़ा चेंज आया 2010 के आसपास, जबकि फ्री यूज़ ऑफ स्पेस का कंसेप्ट इन्होंने, भारत सरकार ने लागू किया, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री बूम करना चाहती थी। स्वाभाविक है, कोई भी राष्ट्र अगर विकसित राष्ट्र की तरफ जा रहा है तो उसको एविएशन इंडस्ट्री को करना होगा, और बहुत ज़्यादा छूट दी गई है उसके बाद से। तो मुझे लगता है भारत सरकार से कोई अगर इस्तीफे की मांग किसी से कुछ कर रहा है तो मुझे लगता है गलत है। उसकी इंक्वायरी चल रही है। मेंटेनेंस जो कंपनी करती थी और जो ऑपरेशन करती थी, यानी टाटा, और जो भी कंपनी मेंटेनेंस के लिए हायर की हो, वो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज जो भारत के अंदर हैं, डीजीसीए हैं, उनके अधिकारी वगैरह मेंटेनेंस पे सीधे दखल नहीं रखते हैं। तो मेंटेनेंस को, जहाज़ के ऑपरेशन को, कैसा जहाज़ चल रहा है, ठीक है कि नहीं है, इसको काफ़ी दर्जे तक हमारे कानून, जो भारत के एविएशन लॉज हैं, उसके हिसाब से ये कंपनी पे छोड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमें इसमें थोड़ा इंटरवेंशन इस घटना के बाद गवर्नमेंट का ज़्यादा करना चाहिए। मैंने पहले भी हाईजैक कमेटी मीटिंग्स में एंड डिफरेंट डीजीसीए की मीटिंग्स में कहा है कि हम इस सेक्टर को सोलली प्राइवेट ऑपरेटर्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ह्यूमन लाइफ, लोगों की जान यहाँ बड़ी मात्रा में इन्वॉल्व है। और प्लस ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें सिविल जहाज को भी एक भारी मिसाइल की तरह, बम की तरह यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले में हुआ। अब एक जहाज़ में 1.5 लाख, 1.25 लाख लीटर फ्यूल होता है, और एटीएफ इज़ हाईली कंबस्टेबल, तो समझ लीजिए वो चलता फिरता शाहीन एक मिसाइल है। तो मुझे लगता है सरकार को इसमें थोड़ा गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंडियन एयरफोर्स के इंटरवेंशन बढ़ाना चाहिए। बिपिन रावत जी का भी प्लेन क्रैश में दर्दनाक मौत हुई थी, सीडीएस रहे हैं भारत के। तो ये उनके प्लेन क्रैश का और अहमदाबाद में जो अभी एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, इसको दोनों को एक संयोग, एक दृष्टि से देखते हैं, या कुछ आपके मापदंड एज ए एयरफोर्स अधिकारी आप किस दृष्टि से देखते हैं रावत जी का जो दुर्घटना हुई थी उसको लेकर के? देखिए, रावत जी की जो दुर्घटना हुई, उनका जो पायलट जो वीरगति को प्राप्त किया, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह मेरा कोर्समेट था और अच्छा मित्र था। बहुत फाइनेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट हेलीकॉप्टर पायलट था वो, सीओ भी था यूनिट का। तो वो जो क्रैश हुआ, और उसके बारे में तो चूंकि वो मिलिट्री से रिलेटेड है और उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आ चुकी है, तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा।
लेकिन मैं दोनों में से एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ जो दोनों में कॉमन है, वो ये कि जहाँ तक मेरा आकलन है, दोनों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सही नहीं फैसला देगी। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अब इसकी भी आने वाली है, एयर इंडिया 171 की, ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी सही कारण नहीं बताएगी, ये मुझे पूरी तरह से लगता है। इसका कारण जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का होगा, कोई चाहे तो इसको रिकॉर्ड करके रख भी ले जो मैं आज बोल रहा हूँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब भी आए महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद, मुझे लगता है पार्शली ब्लेम पायलट पे करेंगे, पायलट एरर दिखाएंगे उसको, और पार्शली मेंटेनेंस का एरर दिखाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी रिपोर्ट में नहीं होगा, दैट इज़ आई एम वेरी श्योर। बट येस, भारत सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सैबोटेज के चांसेस दोनों तरफ, यहाँ पे और जनरल रावत वाले में, दोनों में हो सकते हैं। जनरल विपिन रावत के बाद एक बहुत बड़ा हमारा थिएटर कमांड का जो प्लान चल रहा था, जो कि भारतीय सेनाओं को पूरी तरह से चीन, पाकिस्तान, इनके जॉइंट हमले के लिए तैयार कर रहा था, और भारत की फ़ौज के लिए पूरे इंडियन ओशन में अपनी, जिसे कहते हैं कि अपनी वर्चस्व स्थापित करने के लिए बहुत आवश्यक था। मुझे लगता है वो सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए। तो हमें देखना होगा कि वो सैबोटेज हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है कि सत्य कभी बाहर आएगा। और उसी तरह इस क्रैश में भी मुझे उम्मीद बहुत कम है सत्य कभी बाहर आएगा। पायलट एरर एंड मेंटेनेंस, इनकी पार्शियल गलती बता के ये केस बंद कर दिया जाए। अभी एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा छिड़ा हुआ है BN राव और अंबेडकर को लेकर के। जी जी। कोई कह रहा है BN राव संविधान के निर्माता थे, और कोई एक बहुत बड़ा तबका अंबेडकर को संविधान का निर्माता और मसीहा मानता हुआ चला आ रहा है। आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्या है इसके पीछे के तथ्य? देखिए, ये तो मुझे जो बहस छिड़ी है, दरअसल ये बहस आरक्षण और बिना आरक्षण वाली बहस है ये। और इस बहस की शुरुआत जिन लोगों ने इसके बीज डाले, उन्होंने वो बीज डाले जिन्होंने नव बौद्ध धर्म अपनाया, और एक तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म से अलग, भारतीय संस्कृति से अलग, उन्होंने अपना भगवान भी अंबेडकर जी को मान लिया, और उन्होंने बुद्ध को ही सब कुछ मान लिया। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात तो ये नव बौद्ध और ये बुद्ध दोनों विदेशी अवधारणाएं हैं। भगवान बुद्ध भारत के थे ही नहीं, वो नेपाल के थे। नेपाल कभी भारत का अंग नहीं रहा। तो जिस तरह इस्लाम या जिस तरह क्रिश्चियनिटी, जिस तरह यहूदी एक फॉरेन रिलीजन है, बाहर का धर्म है, वैसे ही बौद्ध धर्म भी जो है वो बाहर का धर्म है। महात्मा बुद्ध भारत के थे ही नहीं। जो भी लोग भारत को बुद्ध की धरती कहते हैं, उनको ज्ञान नहीं है इतिहास का, क्योंकि बुद्ध तो भारतीय थे ही नहीं। आज की डेट होती तो भारत के नागरिक ही नहीं थे। तो ये देश हमेशा से राम का रहा है, कृष्ण का रहा है, अर्जुन का रहा है, एकलव्य का रहा है। इस देश में हम ये बहस करें कि बुद्ध ज़्यादा वर्चस्वशाली हैं या राम, तो ये गलत है। तो जैसे ही बुद्ध को हम ध्वस्त करते हैं, जैसे ही हम बुद्ध की सत्ता इस देश के ऊपर, बुद्ध का वर्चस्व इस देश के ऊपर ध्वस्त करते हैं, वैसे ही उनके नीचे के सारे नैरेटिव कि अंबेडकर भगवान थे, ये सारे भी ध्वस्त हो जाते हैं। तो अंबेडकर जी का एक अपना स्थान जो था, बस उतना ही स्थान था। और BN राव की जहाँ तक बात आती है, BN राव मुझे लगता है सवर्णों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुझे लगता है कि BN राव ने जीवन में कभी भी ब्राह्मणों या सवर्णों के लिए कोई भी बात नहीं करी, और वो अंग्रेज़ों के एक तरीके से तलवे चाटते रहे। उनको सर की उपाधि उनको मिली। जिस समय चंद्रशेखर आज़ाद कोड़े खा रहे थे, हमारे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गोलियां खा रहे थे, उस समय BN राव साहब कार से घूम रहे थे, सर की उपाधि कहला रहे थे, और यस सर 3 बैग्स फुल करके रानी और उनके क्राउन के सामने झुक रहे थे, अंग्रेज़ों के सामने। मुझे लगता है अपना आइकन सवर्ण समाज को कोई और ढूंढना चाहिए। सवर्ण समाज अपने आइकन के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर रहे, लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर रहे, मदन मोहन मालवीय जी के ऊपर रहे, और पूरी भीड़ लगी हुई है। सवर्ण समाज के नेताओं की एक पूरी भीड़ है, हमारे OBC समुदाय के नेताओं की एक पूरी भीड़ है। तो जिन्हें हम आज OBC कहते हैं, जिन्हें सवर्ण कहते हैं, ये सभी जातियों ने भारत की आज़ादी में पूरा योगदान दिया। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि दलित वर्ग से कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं आया, और न ही क्रिश्चियन से आया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे, वो एक पॉलिटिशियन थे। उनका अपना एक महत्व है। और मुझे लगता है, मैं सभी अपने दलित भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से,
कि आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान क्यों करते हैं। हम बहुत सम्मान करते हैं, मैं भी सम्मान करता हूँ, और वो सम्माननीय है क्योंकि उन्होंने जो कुछ हासिल किया अपने जीवन में, जितना महान पद पाया उन्होंने, बिना आरक्षण की बैसाखी के पाया। वो उन्होंने आरक्षण नहीं लिया था जाके, वो जाति प्रमाण पत्र अपने पीछे की जेब में नहीं घुसेड़े रहते थे कि ये देखो मेरा जाति प्रमाण पत्र। तो इस तरह के लोग हैं, मेरे अपने मित्र हैं। फौज में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, फौज में दलित अधिकारी हैं जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो हम लोग एक थाली में खाते हैं खाना, और उनका हर कोई सम्मान करता है क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, अपने गुणों से मुकाम पाया है। तो दलित समुदाय को इस सब नव बौद्ध के चक्कर में और हिंदू देवी देवताओं को गाली देने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ना चाहिए। और सवर्ण समाज को, BN राव जी को, ठीक है जो उन्होंने संविधान में जो योगदान किया वो तो डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन मुझे लगता है अपना आइकन किसी और को चुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एयरफोर्स के सेवानिवृत्त अधिकारी विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी रहे, उन्होंने अपनी मुखरतापूर्वक बातें रखी। धन्यवाद।